एसएससी जी 2025 में पहली बार सीबीटी 1 एग्जामिनेशन में कैलकुलेटर, डिजिटल कैलकुलेटर देखने के लिए मिल रहा है। इसका साफ साफ मतलब है कि भाई साहब अब आपके एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल पोर्शन भी आ सकता है, किसी में कम किसी में ज्यादा। और अभी जो स्टूडेंट ने बताया कि थोड़े न्यूमेरिकल तो देखने के लिए मिल रहे हैं सर, और भी कैलकुलेटिव है, लेकिन पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाले हैं। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। तो गाइज इसीलिए आज का ये जो सेशन है वो आप लोगों के लिए होने वाला है न्यूमेरिकल सॉल्विंग सेशन, जहां पर मैं आपको बेस्ट टेक्निक बताऊंगा जिससे आप किसी भी न्यूमेरिकल को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हो और बढ़िया लेवल पे सॉल्व कर सकते हो, और फटाफट से आंसर भी आएगा। सिर्फ आप लोगों को 4 इजी स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप जो मैं आपको बता रहा हूं, इसको थोड़ा ध्यान में देख रखना और इसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करना। पहले तो आप लोग को यह याद रखना है कि आप लोगों को न्यूमेरिकल पूरा कभी भी नहीं पढ़ना है। अगर आप पूरा का पूरा न्यूमेरिकल पढ़ने जा रहे हो ना, तो आप ये समझो आप अपना टाइम किल करोगे। तो अपना टाइम किल नहीं करना है, क्योंकि एक न्यूमेरिकल बड़ा सा अगर न्यूमेरिकल आ गया, उसको पढ़ने में ही 40 से 45 सेकंड लग जाते हैं। फिर उसके बाद उसको सॉल्व करना है, सोचना है क्या पूछ रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा एक डिफरेंट टेक्निक से चलेंगे। पहला स्टेप हम लोग रखेंगे कि हमें फाइंड करना है कि क्या पूछा जा रहा है। कोई भी न्यूमेरिकल आ रहा है छोटा बड़ा, सबसे पहले देखो पूछा क्या जा रहा है, राइट। अब मान लो फॉर एग्जांपल आपने कोई भी क्वेश्चन पढ़ा, उसमें आप लोगों से सीओपी पूछी जा रही है। फॉर एग्जांपल अगर आपको सीओपी पूछी जा रही है, तो सीओपी के बारे में आप लोग जानते हो कि सीओपी का फॉर्मूला होता है डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। हो सकता है इसमें आंसर दे दे, राइट। अगर इसमें आप लोगों से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो हो सकता है आप लोगों से हीट के टर्म्स में क्वेश्चन पूछ ले कि भैया हीट के टर्म्स में ये हीट का डेटा है, या फिर हो सकता है आपसे टेम्परेचर के टर्म्स में पूछ ले। कुछ भी पूछा जा सकता है, राइट। हमें फॉर्मूले याद है, ठीक है। अब तीसरा स्टेप क्या होगा, तुम्हें यह देखना है कि गिवन डेटा क्या है। अब गिवन डेटा जब तुम देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा हीट के टर्म्स में पूछ रहा है, टेम्परेचर के टर्म्स में पूछ रहा है, किस टर्म्स में पूछ रहा है, उस टर्म्स में तुम्हें पुट द वैल्यू गेट द आंसर, राइट। ऐसा करना है। सिर्फ ये 4 इजी स्टेप्स हैं। इसमें बस ये याद रख लेना कि जो एक्स्ट्रा डेटा गिवन होता है ना, उसमें मत कंफ्यूज होते लग जाना कि भैया ये अलग से जो डेटा दिया हुआ है ये भी तो कहीं पे पुट होगा ना। इस तरीके से अगर करोगे तो आंसर गलत होगा। थोड़ा लॉजिकली चलेंगे, बढ़िया तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके साथ एक दो चीजें हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, दिमाग में एक चीज और भी रखनी है कि अगर तुम्हें फॉर्मूला बनता है तभी तुम, सिर्फ और सिर्फ तभी तुम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने जाओगे, उस न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करने जाओगे। अगर तुम्हें पहले बार में ही पता चल गया भैया इसका फॉर्मूला नहीं आता, फिर तुम क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत करना, क्योंकि टाइम भी वेस्ट होगा और गलती होने के चांसेस ज्यादा होंगे। नेगेटिव मार्किंग करा के आ जाओगे जीरो की जगह। तो अगर क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन का फॉर्मूला बनता है, तभी क्वेश्चन में जाना, वरना मत जाना। दूसरा तरीका यह होगा कि तुम्हें अप्रोक्सीमेशन मेथड का यूज करना है। व्हाट इज दिस अप्रोक्सीमेशन मेथड? देखो कई बार होता है कि आप लोगों से कैलकुलेशन बड़ी करने के लिए या फिर कठिन करने के लिए कुछ ऐसी कैलकुलेशन आ जाती है, जैसे लिखा हुआ है 717/59, राइट। अब आप इसको नॉर्मली एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इसकी नियरेस्ट वैल्यू बहुत जल्दी निकाली जा सकती है। कैसे? 717 का नियरेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी? तो 720 हो सकती है, बिल्कुल हो जाएगी। ओके, 59 की नियरेस्ट वैल्यू क्या होगी? 60 रख देते हैं। अब 0 से 0 कट गया, 6 कम 6, 12 6 72, मतलब इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा? 12 होगा। तो अब ये मैंने क्या किया, जो 12 निकाला ये नियरेस्ट वैल्यू होगी, और इसी के वैल्यू के अनुसार ही यहां का आंसर आएगा, है ना। अगर तुमने ये किया तो बहुत अच्छा है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है, वो ये याद रखना है कि भैया आपको चेक करना पड़ेगा कि जो आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा है उसमें जो गिवन डेटा है, गिवन डेटा में कौन सी यूनिट दी हुई है, और जो ऑप्शन पूछ रहा है उसमें कौन सी यूनिट है। फॉर एग्जांपल मान लो अगर आप लोगों को गिवन डेटा में यूनिट दे दिया न्यूटन पर mm स्क्वायर, राइट, और जो आप लोगों से आंसर पूछ रहा है वो पूछ रहा है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो अब इसमें गड़बड़ी होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। तो यूनिट का भी खास ख्याल रखना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये चीज हमेशा दिमाग में रखना कि जितने भी न्यूमेरिकल उनको सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना है। वो जो हमने 3 स्लॉट्स वाली टेक्निक रखी थी, राइट, आप लोग इस चैनल पे जाना, देखना, मैंने आप लोगों को बेस्ट वे बताया है किस तरीके से मैक्सिमम मार्क्स लिए जा सकते हैं। और उसमें जो स्लॉट नंबर 3 था उसमें हम हमेशा न्यूमेरिकल और लेंथी क्वेश्चंस को रख रहे थे, वो सबसे लास्ट का स्लॉट है। तो आप लोगों को अपने पेपर में भी सबसे लास्ट में न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, सो दैट अगर टाइम भी लग रहा है ना तो आपका टाइम किल ना हो, आप लोग के पास हो कि भाई साहब ये एक बफर हो कि मैंने इतने क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिया, अब इस क्वेश्चन में मैं जाता हूं, ठीक है। इसको दिमाग में रखना। अब गाइस आओ थोड़ा सा क्वेश्चन को देखते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ये टेक्निक लगाई जाएगी, राइट। पहली चीज,
क्वेश्चन आपके सामने है, सबसे पहले ढूंढो क्या पूछा जा रहा है, और एक नजर देखते ही मुझे यहां पर दिख गया दैट डिटरमाइन द सीओपी ऑफ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, मतलब सीओपी ऑफ वीसीआरएस पूछ रहा है। अब सीओपी ऑफ वीसीआरएस तुम्हें पता है डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट होता है। डिजायर्ड इफेक्ट हम लोग इवेपोरेटर में लेते हैं, वर्क इनपुट हमारा कंप्रेसर में होता है। इवेपोरेटर का डिजायर्ड इफेक्ट क्या हो जाता है, दैट इज H1 माइनस H4, राइट। और वर्क इनपुट क्या होता है तुम्हारा H2 माइनस H1। अब मुझे ये फॉर्मूला पता है, अब मैं एंथैल्पीज ढूंढूंगा कि कौन कौन सी एंथैल्पीज पता है। अब ये डायग्राम तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए क्या चल रहा है, राइट है ना। अब ये फॉर्मूला पता था तभी तुम आंसर निकाल पाओगे, नहीं तो निकाल भी नहीं पाओगे। अब इसमें से देखते हैं भाई सबसे ज्यादा क्या है। तो मुझे इस फॉर्मूले में अगर तुमने ऐसे कोई क्वेश्चन लगाए तो तुम्हें यह भी पता होगा कि भैया कंप्रेसर में जो H2 है, H2 की मैक्सिमम एंथैल्पी होती है, राइट। और जो H4 लिखा है ये मिनिमम एंथैल्पी होती है। अब यहां पर अगर देखा जाए तो मुझे 1 2 3 दिख रहे हैं, इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ये किसकी हो जाएगी बेटा, H2 की हो जाएगी। और मिनिमम वैल्यू जो दिख रही है ये किसकी हो जाएगी, H4 की हो जाएगी। और जो मिड वैल्यू है वो किसकी होगी बेटा, H1 की होगी। अब तुमसे H1 माइनस H4 पूछ रहा है, H1 क्या है 180 माइनस 90, मतलब तुम्हारा आंसर कितना आएगा 90। डिवाइड करो, अब यहां पर वैल्यू क्या है H2 माइनस H1, 200 में से 180 गए, आंसर कितना आया 20। 0 से 0 काटो, 9 का आधा 4.5, आंसर ऑप्शन नंबर डी पे ताला लगा दो। आगे बढ़ जाओ, अगले क्वेश्चन में एक और चीज देख लेते हैं। अब इन्होंने क्या पूछा है, रेशियो पूछा है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड यंग्स मॉडुलस का, राइट। अब मुझे इसमें एक ही फॉर्मूला पता है, दैट इज E इक्वल्स टू 2G1 प्लस म्यू होता है। यही एक रिलेशन है जिससे आप लोगों का क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसमें से हमसे क्या पूछा है, G अपॉन E के बारे में पूछ रहा है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस म्यू। अब गिवन डेटा में क्या दिया हुआ है, गिवन डेटा पॉइजन रेशियो म्यू की वैल्यू 0.4 दी हुई है। 1 प्लस 0.4 1.4 मतलब 14 का जो डबल करोगे तो कितना हो जाएगा 28। मतलब यहां से अगर देखा जाए तो मुझे आंसर में क्या दिख रहा है, दैट इज 1 अपॉन 2.8। अब देखो इसको सॉल्व करने जाओगे 10/28 करोगे फिर कंफ्यूज होगे। अब 2.8 इज नियरेस्ट वैल्यू किसकी है, 3 की, तो 1/3, और 3 की 1/3 कितना होता है 0.33, मुझे पता है ये 0.33 होता है। ये इसके नियरेस्ट वैल्यू जो ऑप्शन में हो उसमें ताला लगा दो, 0.06 0.16 काट दो 0.36, दिख गया, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, एक और प्रैक्टिस करते हैं। अब ये देखो बड़ा सा क्वेश्चन है, इसको पढ़ोगे टाइम भी लगेगा, सारी चीजें होंगी। सबसे पहले जोड़ते हैं इन्होंने पूछा क्या है। अब अच्छा देखो पहली लाइन में लिखा है व्हाट इज द एब्सोल्यूट प्रेशर एट 0.3 मीटर बिलो द फ्री सरफेस, मतलब एब्सोल्यूट प्रेशर के बारे में पूछ रहा है। तो मुझे P एब्सोल्यूट की वैल्यू पहले से ही दिमाग में होनी चाहिए कि भैया P एब्सोल्यूट क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ऑफ P ऑफ गेज, राइट। यही होता है फॉर्मूला जो मुझे पता है। और प्रेशर निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है और उसको क्या होता है, रो इंटू जी इंटू एच का होता है, ठीक है। अब देखो गिवन डेटा देख लेते हैं, रो दिया हुआ है, ये देखो डेंसिटी दिख रही है 1.53 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, बहुत बढ़िया। इफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 750 mm ऑफ मर्करी। अब देखो गाइस 750 mm में दिया हुआ है, यहां पर आंसर में क्या है mm है, राइट। डेंसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है kg पर मीटर क्यूब में, ये mm में वैल्यू दे दी, और यहां पर आंसर किस में है, न्यूटन पर mm स्क्वायर पर है, राइट। अब यहां पर डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी मरकरी की दी है, डेंसिटी ऑफ वाटर भी दिया है। इस क्वेश्चन में आप लोगों को एक बहुत अच्छी खास बात बताऊंगा जिसमें स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज होते हैं। गाइज अब इन्होंने जो चीज पूछी है इसमें से देखते हैं, एक थोड़ा कॉमन सेंस भी लग रहा है, एक लॉजिकली अगर आप सोचो, हमें पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, दैट इज 101.325 किलो पास्कल, राइट। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं 101.325 पास्कल। पास्कल को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। अब ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है, मतलब मुझे पता है कि जो मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इतना होता है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 760 mm ऑफ Hg, राइट। यहां पर क्या बोल दिया 750 mm ऑफ Hg। अगर 750 बोल रहा है तो नियरेस्ट वैल्यू जो 750 पे भी हम ले तो 101.325 पास्कल है, तो इसको मैं 1 लाख पास्कल ले लूं, देखो ना 100,000 पास्कल, राइट, 50 है ना। तो मतलब मुझे यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो मिल गया वो कितना मिल गया 100,30, ठीक है, 20 और लगा देते हैं, ठीक है, बस इतना 01325, राइट, पास्कल। मुझे इसकी वैल्यू मिल गई। पी गेज मुझे निकालना है, पी गेज। अब पी गेज में कई बार स्टूडेंट इसको ले लेंगे आंसर में, क्यों, क्योंकि वाटर भी दिया है, लेकिन बेटा यहां पर तो वाटर का क्वेश्चन नहीं था, सरफेस लिक्विड का पूछ रहा है जिसकी डेंसिटी ये दी हुई है। तो ये जो तुम्हें दिया हुआ है ना, दिस इज योर बेटा एक्स्ट्रा डेटा, इसका यहां पर कोई भी काम नहीं है।
और अगर इसका यहां पर कोई भी काम नहीं है तो तुम कहानी कर सकते हो। अच्छा, ये डेटा इसके लिए 13.6 इंटू 1000 kg करके इसकी डेंसिटी निकालने के लिए, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ था, लेकिन हमने तो ये अपने आसानी से इसकी वैल्यू निकाल दी। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं पी गेज की। तो पी गेज में कितना दिया हुआ है देख लेते हैं, 1.53 इंटू 10⁻3। चलो ये होगी रो, जी की वैल्यू हम 10 ले लें नियरेस्ट वैल्यू, इंटू एच, एच कितना है 3 मीटर है। चलो ठीक है। अब देखो गाइस, इसको बहुत ध्यान से देखना, बहुत इजी तरीके से आपको इसका आंसर बताता हूं, राइट। 1.5 3 उड़ा दो, 3 उड़ा दो, मेरे को नहीं चाहिए 3। 1.5 इंटू 3 करूंगा तो कितना आएगा 4.5। अब यहां पे 10 था तो पॉइंट भी उड़ा देते हैं, तो मतलब कितना हो जाएगा 45, और ये 1000 में 1000 की वैल्यू है 45,000, मतलब यहां पर 1 लाख, यहां पर 45,000, दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा 1,45,000। यही नियरेस्ट वैल्यू इसकी आनी चाहिए पास्कल पे। ऑप्शन देख लेते हैं, ये दिया हुआ है 145090। अब ये 090 का हमारे पास डिफरेंस आ रहा है, लेकिन नियरेस्ट वैल्यू हमें ऑप्शन नंबर सी दिख रही है, इसी पे ताला लगाओ, आगे बढ़ जाओ, राइट। तो कोई भी क्वेश्चन हो तुम हर क्वेश्चन को इसी तरीके से, इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। अब गाइस यहां पर अगर तुम ये सोचो कि मैं 5 न्यूमेरिकल लगा लूं मुझे मेथड आ जाए, तो ऐसे नहीं आएगा, तो मैं प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एग्जामिनेशन के पहले कम से कम 15 20 25 इस तरीके की न्यूमेरिकल जरूर लगा लो, जिससे तुम्हारी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, और फिर उसके बाद जब तुम इस मेथड पे जाओगे तो तुम बहुत ईजी तरीके से आंसर निकाल सकते हो। तुम्हें पता रहेगा, अगर तुम्हें फॉर्मूला बनता है तो तुम आराम से आंसर निकालोगे, फॉर्मूला नहीं बनता है तो तुम्हें पता है कि भाई ये क्वेश्चन तो मेरे से नहीं हिलने वाला, दूसरा क्वेश्चन देख लेता हूं, इतने सारे क्वेश्चन है, 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने, तो क्वेश्चन भरपूर होंगे। तुम बस इस तरीके से जाओगे तो तुम टाइम भी सेव करोगे, और तुम्हें पता भी होगा कि भाई मुझे इसमें टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, कहीं ये मेरा टाइम तो नहीं किल कर देगा, ठीक है, इसका ध्यान रखोगे। प्लस इसके साथ एक चीज और है गाइस, हम लोग जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हमारे पास बहुत सारे, अब तो कैलकुलेटर दिया जा रहा है, तो अब आप लोगों से क्वेश्चन में बहुत अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मान लो अगर एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल पूछ लिया, दैट इज 1 - 1 अपॉन r की पावर गामा -1। अब ये क्वेश्चन पहले नहीं आता था न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, क्योंकि कैलकुलेटर नहीं था, अब कैलकुलेटर दे दिया है, तो हो सकता है r की पावर गामा -1 को तुम्हें कैलकुलेटर से सॉल्व करना पड़े। इस चीज को दिमाग में रखना बस बेटा, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन तुमसे पूछे जा सकते हैं। अब ठीक है, एक्स्ट्रा डेटा तुम्हें जो मैं बताने वाला हूं इसको बहुत ध्यान से याद रखना, दीज आर द एक्स्ट्रा डेटा। अब ये जो एक्स्ट्रा डेटा है ये ट्रिक्स है कि मतलब कैलकुलेशन में आप लोगों को मदद करती है, मुझे तो बहुत मदद करती थी, क्योंकि कैलकुलेटर के बिना अगर मुझे कैलकुलेशन करना और मुझे पाई वाई की वैल्यू मिल गई तो मैं घबराने लग जाता था कैसे सॉल्व होगा। तो मैंने कुछ वैल्यूज लिखी हैं, इसको जरूर देखना। जैसे पाई की वैल्यू अगर मैं बोलूं तो होती है 3.141, या फिर हम इसे 22/7 लिखते हैं, जो भी कैलकुलेशन के लिए इजी हो उसको यूज करना, राइट। पाई स्क्वायर, आप लोगों ने बकलिंग लोड का फॉर्मूला पढ़ा होगा, जिसमें पाई स्क्वायर की वैल्यू पूछी जाती है, पाई स्क्वायर करोगी होती है 9.869। अब जी की वैल्यू क्या होती है 9.81, जिसको हम 10 लेते हैं, तो इसी तरीके से 9.86 इसकी वैल्यू है, तो क्या हम इसको 10 के नियरेस्ट नहीं ले सकते? तो पाई स्क्वायर की वैल्यू नियर वैल्यू क्या होगी, नियरेस्ट वैल्यू 10, राइट। 1/पाई करूंगा तो किसकी वैल्यू होती है 0.318, नॉर्मल पाई की वैल्यू होती है 3.141, राइट। 1/पाई कर रहे हो तो इस पॉइंट को इधर लगा दो, तो इसकी भी नियरेस्ट वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 0.314, राइट। मतलब आपने से पॉइंट हटाया, तो पाई अगर है तो 3.141, और 1/पाई तो 0.314 कर दो, नियरेस्ट वैल्यू आपको पता चल जाएगी। फिर उसके बाद पाई/2 है ना, पाई/2 की वैल्यू कितनी होती है 1.57, राइट। अगर मैं तुमसे पाई/4 पूछूं तो कितनी हो जाएगी 0.785। पाई/16, अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह, सेक्शन मॉडुलस, इन सब में बहुत ज्यादा यूज होता है। पोलर सेक्शन मॉडुलस निकालना है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, पाई/16, पाई/32, पाई/64, इन सब की वैल्यू बहुत आती है। टॉर्क पूछ लेगा, उसमें भी आप लोगों का यही फॉर्मूला आता है। अगर आपसे इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट पूछ ले, इक्विवेलेंट टॉर्क पूछ ले, इन सब में आपका यूज होगा, राइट। तो पाई/16 की वैल्यू क्या होगी 0.196। अच्छा, 0.196 इज नियरेस्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.2 की, राइट। अगर पाई/32 बोले तो इसकी वैल्यू होती है 0.098। इसको क्या मैं नियरेस्ट वैल्यू पे 0.1 नहीं लिख सकता? अगर तुमसे पाई/64 पूछ रहा है तो इसकी नियरेस्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.05, राइट। तो मतलब कहने का क्या है कि अगर तुम्हारे पास ऐसे भी वैल्यूज आ रही हैं तो पाई/16 कहीं दिखाई दे 0.2 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट, या 2/10 से मल्टीप्लाई कर दो। पाई/32 पूछे 0.1 से मल्टीप्लाई कर दो या 10 से डिवाइड कर दो। भाई ये जो वैल्यू मैंने लिखी है दैट इज इक्वल्स टू 1/10, राइट, दैट इज इक्वल्स टू 2/10, है ना, समझ रहे हो क्या है इसकी वैल्यू। अगर मैं बोलूं पाई/64 को अगर तुमको देखना है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 0.05, राइट। या फिर तुम इसको क्या कर सकते हो 1/20, तो मतलब 1/20 से भी तो यही वैल्यू आ रही है,
है ना, नियरेस्ट वैल्यू अगर देखी जाए तो तुम इस तरीके से भी कैलकुलेशन में सॉल्व कर सकते हो। तो दीज आर द ट्रिक्स जिसकी मदद से तुम काफी बढ़िया तरीके से अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। टेक्निक वही लगाना, सबसे पहले ढूंढना क्या पूछा गया है, फिर उसके बाद तुम्हें उससे रिलेटेड फॉर्मूला पता है, अगर फॉर्मूला पता है तो फिर देखो गिवन डेटा क्या क्या है वो तुम्हारे फॉर्मूले पे पुट हो रहा है, अगर हो रहा है तो पुट द वैल्यू गेट द आंसर। बस इतना सिंपल करना है, तुम्हारा जो भी न्यूमेरिकल है सारे के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हुए चले जाएंगे मेरे लाल। ठीक है, साथ में आप लोग को बताऊंगा, अगर तुम लोगों ने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं लगाई है लगा लो, जितनी ज्यादा से ज्यादा लगा सकते हो लगा लो टेस्ट सीरीज। वैसे मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने टेस्ट सीरीज बहुत लगा ली है, लेकिन अगर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है तो भी आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। ठीक है, और गाइस अगर तुम लोग अभी न्यूमेरिकल का कोई सेशन भी करना चाहते हो तो इसके लिए मैं आप सभी लोग को बोलना चाहूंगा कि इस चैनल के साथ जुड़ जाओ, क्योंकि मैं एक सेशन लेकर के आ रहा हूं जिसमें आप लोगों को खूब सारे न्यूमेरिकल करा दूंगा बहुत ही जल्दी, राइट। तो तुम्हारे एग्जाम के पहले तुमको ये न्यूमेरिकल का भी सेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो अब कैलकुलेटर भी है, न्यूमेरिकल भी लगा लोगे, बढ़िया तरीके से टेक्निक भी पता चल गई, अब तो सिलेक्शन के लिए और भी अच्छे से तैयार हो जाओ। अब बढ़िया लेवल पे तैयारी करनी है, सेट होना है और जबरदस्त लेवल पे सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।